अंग्रेज मन के समय में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पहले जैसे एग्जांपल चेन स्नैचिंग का मामला था, रेप के केसेस आते थे। साथ ही 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोग्रेस है वो भी विक्टिम। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। आज 1 तारीख है और आज से 3 नए कानून जो है नवीन भारतीय आपराधिक कानून के अंतर्गत 3 नए ऐसे कानून जो है फिर से अमेंडमेंट होने वाले हैं, जिसमें जो है कानूनी प्रक्रिया में बदलाव आने वाले हैं। इसमें से 3 नए से ऐसे कानून हैं जो अब आकर जो है लागू होने वाले हैं, जिसमें से भारतीय न्याय संहिता का 2023 बीएनएस है, जिसमें विशेष इसकी जो विशेषता है, इस कानून की 3 विशेषता है, उस पर बातचीत करना चाहूंगी। महिलाओं या बच्चों के खिलाफ अपराधों का एक अध्ययन जो है सम्मिलित होगा और साथ ही झूठे वादे कर जो यौन संबंध बनाते हैं उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी सजा इसमें का प्रावधान इसके साथ ही होगा। इसी अगर क्षेत्र में और इसी संबंध में अगर बात करें तो इसमें तीसरा एक अन्य और मुख्य विशेषता इस धारा की है, वो है सामूहिक बलात्कार की। जब अब बात आएगी उसके दोषी पाए जाएंगे तो उन्हें जो है मृत्यु दंड का प्रावधान दिया जाएगा। मतलब सीधा अगर गैंग रेप की बात आती है तो जो भी दोषी पाए जाते हैं उन्हें सीधा जो है मौत की सजा सुना दी जाएगी। वहीं अगर दूसरे कानून की बात करूं जो अभी बदल कर सामने आया है और नए तरीके से जो है अब जनता तक जाएगी, वो है भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएस। इसके तहत अगर मैं जानकारी दूं और आपको बताऊं इसकी विशेषताओं पे सीधे मैं बात करूं तो जांच में जो है तकनीकी उपयोगों का बहुत अच्छी तरीके से उपयोग किया जाएगा और तकनीकी उपयोगों को जो है पहले प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं एफआईआर जो आपको थाने तक जाकर करानी पड़ती है, अब ऑनलाइन के माध्यम से ई एफआईआर जो होगी उसे प्रावधान पर लाया गया है, जिससे अब ऑनलाइन के जरिए ई एफआईआर जो है वो ऑनलाइन पे आप दर्ज करा सकते हैं। उसी के 3 दिन के भीतर आपको अनिवार्य रूप से थाने में उपस्थित होना पड़ेगा, लिखित में आवेदन देना पड़ेगा, साथ ही अपने हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। उसके बाद ही जो है आपकी जो आवेदन है उसे स्वीकार किया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी कानून की एक और विशेषताओं की अगर मैं बातचीत करूं तो उसमें जो है अब जो पीड़ित पक्ष होगा उसका जो लिखित बयान है, लिखित बयान के साथ साथ में ऑडियो एवं वीडियो रिकॉर्ड कर भी उस बयान को जो है माना जाएगा। उसी के साथ अंतिम और तीसरा जो अधिनियम है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BS8। इसके अंतर्गत जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के जो रूप होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, उसको मान्यता दी जाएगी और साथ ही डिजिटल तरीके से जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव होती है इसको आगे बढ़ चढ़कर इसमें अपना हिस्सा बनाया जाएगा। तथा इसी के साथ ही जो दस्तावेज होते हैं डिजिटल रिकॉर्ड के हिसाब से जो प्रक्रिया मिलाई जाती है उसको जो है धारा 61 के तहत जो है रिकॉर्ड के रूप पर इसमें जो है सहमति दी गई है और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकृति भी दी गई है। मतलब आप पूरे मामले को अगर मैं देखी जाऊं तो बच्चों और महिलाओं के लिए स्पेशल इसमें अमेंडमेंट पास किया गया है और साथ ही ऑनलाइन माध्यम को काफी मजबूत और आगे लेकर जाया जा रहा है। साथ ही इसी पूरे विषय को लेकर आज 1 दिवसीय कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें कलेक्टर मैम, साथ ही आईजी अफसर रामगोपाल गर्ग एवं एसपी जितेंद्र शुक्ला मौजूद होकर एवं तमाम जिला के पुलिस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो आज मौजूद होकर इस विषय में चर्चा की गई और इस विषय के बारे में विस्तार से बताया गया है। क्या कुछ इन 3 धाराओं के अंदर और भी विस्तृत जानकारी है वो खुद जो है अभी जो पदाधिकारी है वो देंगे। तब तक के लिए बने रहिए इस पूरे वीडियो पर। हमारे देश के जो भारतीय दंड संहिता है, ये दंड संहिता 1861 में अंग्रेज मन के समय में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पहला जब घटना है ओखर बाद ये बनाया गई यहाँ के पुलिस के द्वारा तत्कालीन अंग्रेज शासन में। और वो समय ये भाव ये रही कि दंड संहिता में यहाँ भारतीय मतलब दबाना है, हिंदुस्तानी मतलब दबाना है और दबाए के हिसाब से सारा कानून बनाया रही से। देश आज़ाद हो गए, देश आज़ाद होने के बावजूद भी 70 साल से ज़्यादा हो गए कि कोई विषय में चिंतन नहीं हो पाए। इसके जो पुराना पुलिस के जो अपराध के दंड संहिता है वो दंड संहिता बदलना है। अभी माननीय मोदी जी है पिछले
2018 से मैं लगातार वर्तमान सरकार काम करी और आज बहुत मशक्क़त के बाद 3 बड़े कानून में बदलाव करेगी। सबसे पहली तो ये है कि जो दंड संहिता के नाम न्याय संहिता ओखर से आप समझ सकते हो दंड में दबाना और न्याय में लोगन ला ओखर न्याय देना, अधिकार देना, ये एखर से आप परिभाषित होते हैं। आप समझ सकते हो कि ये वर्तमान कानून है आम आदमी के बहुत सरलीकरण हो सके ओखर लिए है। दूसरा अभी टेक्नोलॉजी का समय है, टेक्नोलॉजी के समय में जैसे पुराना दंड संहिता उस समय तो टेक्नोलॉजी रीस नहीं है, मोबाइल रीस नहीं है, ओला मानत नहीं रिसे एविडेंस के रूप में। अब इन वर्तमान टेक्नोलॉजी के समय में जो मोबाइल क्रांति के भी अगर साक्ष्य है, एविडेंस है, ओला मानी। ज़्यादातर ऐसे होता है कि कई गांव में लोगन मन बाहर घूमने गए, तीर्थ व्रत गए, केदारनाथ बद्रीनाथ गए, घर में चोरी हो जाते हैं। वो प्रार्थी परेशान रहा है कि वो रिपोर्ट कैसे हो, जब तक वो नहीं आई उसका रिपोर्ट नहीं होती दर्ज होती। अब जो प्रार्थी जहाँ भी है वहाँ से वो ऑनलाइन वो आवेदन कर सकते हैं, तो बहुत सरल हो गए और बहुत सारा चीज़ चेंज हुए हो में लगभग 511 जो धारा है वो में 494 में परिवर्तन हो। एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय शासन द्वारा ले गए हैं और इसे लगता है कि सब आदमी लोग में लाभ मिले। क्योंकि आप दुर्ग जिले के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, पूरे प्रदेशवासियों सहित दुर्ग जिले वासियों को शासकीय जितने तमाम विभाग हैं उसमें उनको जो न्याय मिलने में दिक्कत हो रही है, खासतौर से जो ज़मीन संबंधी मामले हैं, है ना, वो बड़े पेचीदा हैं, है ना। आरआई कलेक्टर के द्वारा नहीं आवेदन दे के लोग थक गए हैं, उनको न्याय किस तरह मिले, उस तरह किस तरह की जागरूकता चलवाएंगे अभी। और जमीन जो दलाल हैं, जमीन उन पे अभी हम लगातार देख रहे होंगे, लगातार सरकार राज्य शासन हो चाहे केंद्र सरकार हो, पहले कई महीनों लगता था कि लोगों को, आप चूँकि राजस्व के मामले में बोले, महीनों लगता था कि उनका ऋण पुस्तिका नहीं बन पाता था। अब तो शासन ने नियम कर दिया है कि इस समय टाइम लिमिट बांधी, इतने दिन के अंदर उनका प्रावधान होना चाहिए। वैसे ही सारे जो अपराध हो FIR होंगे उसमें भी एक समय बाउंडेशन कर दिया गया है, इतने दिन के अंदर उनको न्याय मिलना चाहिए। अभियान चलाई जाएगी और लोगों तक किस प्रकार से पहुँचाया जाएगा? देखिए, समझने की आवश्यकता ये है कि IPC भारतीय दंड संहिता अब हो गया है न्याय संहिता। बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन कई ऐसे मामले थे जिस पे पुलिस कार्रवाई करना चाहती थी लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो पाती थी। जैसे एग्जांपल चेन स्नैचिंग का मामला था, रेप के केसेस आते थे जिसमें लड़कियां आरोप लगाती थी कि मुझे नौकरी का झांसा देके, मुझे शादी का झांसा देके, तो उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। और सबको, जो भारत के नागरिक हैं, वो सबको एक्ट को पढ़ना होगा, सबको कानून को पढ़ना चाहिए। मेरा निवेदन ये है कि अगर नियमों की जानकारी अगर आपको होगा, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, ये जो देश है संविधान से और कानून से चलता है, इसको समझने की आवश्यकता है। आज इस न्यूज़ के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को अगर ये जानकारी होगी कि कुछ परिवर्तन हुआ है कानून में, तो उसे गूगल में सर्च करना चाहिए, यूट्यूब पे देखना चाहिए कि क्या चेंजेस हुए हैं, और सभी लोगों को इसकी जानकारी लेनी चाहिए। ज्ञात है कि 1 जुलाई 2024 यानी कि आज से नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये लागू हो रहे हैं। तो इसके संबंध में आज यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था कंट्रोल रूम दुर्ग में, जिसमें कि तीनों कानूनों के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया गया। हमारे जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे। तो हमारा मूल उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे नागरिक हैं उनको इन कानूनों के बारे में बेसिक जानकारी रहे और क्या क्या उनके लिए इस कानूनों में सुविधाएँ हैं, न्याय कैसे जल्दी मिलेगा और दंड से न्याय की ओर कैसे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। जैसा कि आपको ज्ञात है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी आज से लागू है। इसमें कि 0 FIR E-FIR के प्रावधान है। FIR की कॉपी जो है विक्टिम को तुरंत देने का प्रावधान है। साथ ही 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोग्रेस है वो भी विक्टिम को बताना कंपल्सरी है पुलिस के लिए। साथ ही टेक्नोलॉजी का यूज़ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करने के प्रावधान है, जैसे कि किसी भी सर्च एंड सीजर को वीडियोग्राफी करना कंपल्सरी है। साथ ही जो महिला संबंधी अपराध हैं उसमें जो FIR करते समय
समय महिला अधिकारी ही एफआईआर करेगी और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग एफआईआर करते समय उसके किए जाने का भी प्रावधान है। साथ ही न्यायालय के लिए भी इसमें समय सीमा कई केसेस में निर्धारित की गई है कि कैसे विक्टिम को न्याय जल्दी मिल सके। तो ये सारे प्रावधान हैं। साथ ही 1 जुलाई 2024 से ये कानून लागू हो रहे हैं, तो जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का जो प्रिंसिपल है कि जो नए कानून लागू होते हैं, जो पुराने अपराध ऑलरेडी घटित हो चुके हैं और जो भी ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं वो पुराने तरीके से ही चलेंगे, क्योंकि जो अपराध पहले हो चुके हैं उनको नए कानूनों के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता, परंतु आज की डेट से जो भी अपराध होंगे वो नए कानूनों के अंतर्गत जाएंगे। किन मामलों में वीडियोग्राफी और ऑडियोग्राफी होगी? जैसे मैंने बताया, सर्च एंड सीजर कोई भी होगा तो उसमें वीडियोग्राफी और ऑडियो रिकॉर्डिंग कंपलसरी है सर्च करने की प्रक्रिया की, और साथ ही विक्टिम्स की जो सिग्नेचर्स हैं और उसकी जब्ती लिस्ट बनाने की उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करना कंपलसरी है। साथ ही कुछ मैंडेटरी प्रोविज़न के साथ कुछ ऑप्शनल भी हैं, जैसे कोई भी अगर किसी गवाह की कथन लिया जाता है पुलिस थाने में तो उसके लिए उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से भी उसको किया जा सकता है। अगर वो थाने में उपस्थित नहीं हो सकता तो उसको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी वो कथन लिए जा सकते हैं। गवाहों को लोग धमकाएं ना, वो सुरक्षित रहे, उसके लिए किस तरह? उसके लिए एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो है उसका प्रावधान किया गया है। उसके शासन की तरफ से एक स्कीम बनाई जाएगी शीघ्र ही, तो जिससे कि विटनेस की प्रोटेक्शन की जा सके। भारत सरकार द्वारा जो 5 साल के अथक प्रयास से नए आपराधिक कानून बनाए गए थे, उसके लिए 1 जुलाई 2024 का दिन निर्धारित किया गया था, जिस दिन से वो प्रवर्तन में लाइव होने थे। आज वो ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक क्षण है जब ये लाइव हो गए हैं। इस कानूनों का जो उद्देश्य था, भारत सरकार ने जिस उद्देश्य के तहत इसको लाया था कि न्याय प्रणाली निष्पक्ष हो, त्वरित हो और सबके पास बहुत ईजिली पहुंच सके, बहुत आसानी से पहुंच सके, इन्हीं 3 उद्देश्यों को ध्यान में रख के ये लाया गया था। तो पूरे पुलिस प्रशासन का, दुर्ग पुलिस का ये प्रयास रहेगा कि सरकार ने जिस भावना के साथ इसको लाया है, जिस उद्देश्य के तहत इसको लाया है, उस उद्देश्य के तहत पुलिस का हर एक व्यक्ति, पुलिस अधीक्षक से लेकर नीचे कांस्टेबल रैंक तक, इसी भावना के साथ इसमें लगा रहे और सरकार के द्वारा लाए गए और परिवर्तित किए गए इन नवीन कानूनों को सफल करने में अपनी पूरी महती भूमिका निभाए और पब्लिक को जो इससे राहत मिलनी है, पब्लिक को जो इससे चेंज महसूस होना है, परिवर्तन महसूस होना है, उसको वो फील कराए। जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर है, क्योंकि इन कानूनों को लागू करने की जो पहली सीढ़ी है वो पुलिस के पास से शुरू होती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम सभी लोग मिलकर इसको उसी भावना के साथ लागू करें और पब्लिक को इससे न्याय दिलाने में सहयोग। सर, चूँकि नया कानून जो लागू हुआ है सर, तो इसमें किस हद तक पुलिस और लोगों के बीच में रिश्ता मजबूत होता हुआ नजर आएगा सर? काफ़ी ध्यान रखा गया है। जैसे कि अब पहले जैसा था कि नहीं, आप किस पर्टिकुलर जिस जगह पे आपका अपराध होता था उसी जगह दर्ज करा सकते थे, तो अभी इसमें लाया गया 0 FIR का बहुत फ्री कॉन्सेप्ट रखा गया। आप कहीं पे भी दर्ज करा सकते हैं। FIR रखी गई है कि आप अपने मोबाइल या अपने ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए भी आप कंप्लेन दे सकते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा प्रावधान रखे गए कि अगले 3 दिन में आप पहुंच के थाने पे आप अपनी साइन करेंगे उस FIR पे, परंतु ऐसे बहुत सारे प्रावधान रखे गए हैं जिससे वो जो डिले होता था, जो दर्ज करने में समस्याएं आती थी, जो पुलिस को थोड़ा प्रॉब्लम आती थी, पुलिस ने बयान दर्ज किए, कोर्ट में कोई गया, वो अपने बयान उसने बदल दिए। अभी बयान ऑडियो वीडियो मतलब आपका लाइव बयान आपका रिकॉर्ड करना है और उसको ही प्रस्तुत करना है कोर्ट में, तो बदलने के चांसेस भी नहीं है। तो पुलिस की जो निष्पक्षता पे सवाल उठते थे वो भी थोड़ा बहुत अब सहूलियत रहेगी पुलिस को कि जो पुलिस ने रिकॉर्ड किया है वो सामने रख दिया है। तो वैसे बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और ये सारे प्रावधान किए इसलिए गए हैं कि जो पीड़ित है उसको निष्पक्ष ढंग से जल्दी और आसान तरीके से न्याय मिल सके। यही 3 उद्देश्य थे और उनके तहत ही किया गया। और पुलिस प्रशासन पूरा प्रयास करेगा कि पुलिस और पब्लिक के बीच जो गैप था, जो थोड़ा बहुत दूरियां बनी हुई थी पिछले कानूनों के तहत, वो कम हो और सभी को लगे कि न्याय उनके दरवाजे पर है। सर, 12 घंटे हो चुके हैं नए कानून को लागू हुए, क्या दुर्ग जिले में किसी भी प्रकार का कोई FIR दर्ज किया गया? पिछले 12 घंटे में भी ऐसा कोई मतलब दुर्घटना या क्राइम ऐसा नहीं हुआ है जिसपे नए कानूनों के तहत अपराध दर्ज हो, और मैं उम्मीद करता रहूँ कि ऐसा ही बना रहे कि हमको कोई अपराध नया न दर्ज करना पड़े। आज से जो तीनों नए कानून लागू हुए हैं, इसके बारे में एक तो जन जागरूकता फैलाने की बहुत आवश्यकता है और आज से उसकी शुरुआत हो गई है। यहाँ SP साहब ने बहुत अच्छा, राज्य साहब ने आयोजन किया और इसके साथ साथ जो भी जनप्रतिनिधि हैं और भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग ऑलरेडी वर्कशॉप कर रहे हैं
साथ ही जनप्रतिनिधियों को और सारे अधिकारियों को इसके बारे में पृथक से जागरूकता लाने के लिए अलग से वर्कशॉप किया जाएगा। चिट फंड और महादेव ऐप के जो भगोड़े अपराधी हैं उनकी जो संपत्तियां हैं उसको कुर्क करने के लिए किस तरह का इस कानून में प्रावधान है और उनमें न्याय कितनी जल्दी मिलेगा लोगों को? देखिए, इसके बारे में तो आईजी साहब बताएंगे, लेकिन जो भी नए कानून है चूँकि आज से ही लागू हुआ है तो उसमें कौन कौन सा अपराध में किस तरह से कार्रवाई की जानी है उसके बारे में डिटेल समझ के बाकी आगे कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।